जिनके पास हेमी एसिटाइल लिंकेज प्रेजेंट होते हैं वो टीआर के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, मतलब कहां पे रिएक्शन रोकी जा सकती है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी इजीली हो जाएगा, बट 2 डिग्री अल्कोहल का नहीं हो पाएगा। OH और एल्डिहाइड कीटोन 1,2 पे तो सीसी बॉन्ड टूटेगा, OH और NH2 1,2 पे तो भी सीसी बॉन्ड टूटता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन के ऊपर डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट के ऐसे आइसोमर को आपस में क्या बोला जाता है। आइए बेटा, रैपिड रिवीजन की इस सीरीज के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास बायोमोलिक्यूल, पूरी स्पीड के साथ करेंगे, है ना। आधे घंटे में कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रयास तो कई दिनों से चल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाए, है ना। आज शायद हो जाए पूरा, कि ये वाला चैप्टर आधे घंटे में हो जाए, है ना। अचीवमेंट होगा ये। चलो ट्राई करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछ रहा है आपसे बेटा। फ्री हेमी एसिटेल लिंकेज एब्सेंट। जिसके पास हेमी एसिटेल लिंकेज नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग, और जिसके पास हेमी एसिटेल लिंकेज होगा वो रिड्यूसिंग। ठीक है, अरे बोलो। तो सिंपल सी बात है, आपको कैसी भी स्ट्रक्चर दे दे परेशान नहीं होना। आपसे पूछा है कि कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होगा जिसके पास हेमी एसिटेल लिंकेज ना हो। दिक्कत तब हो जाएगी जब ये भी ना पता चले कि हेमी एसिटेल क्या होता है, तब दिक्कत हो जाएगी। वो तो पता होना ही चाहिए। एक कार्बन के ऊपर OH भी है, उसी कार्बन पे OR है, तो ऐसे लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटेल लिंकेज। अरे बोलो, बताइए, इसके पास हेमी एसिटेल लिंकेज है क्या। इस कार्बन पे OH है और इस कार्बन पे O और R भी है, तो इसके पास तो हेमी एसिटेल लिंकेज प्रेजेंट है, तो ये तो हेमी एसिटेल लिंकेज रखता है, ये तो टोलिन टेस्ट पॉजिटिव देता है, और टोलिन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। हमसे कौन सी पूछी है, नॉन रिड्यूसिंग पूछी है। जिनके पास, पिछली क्लास में भी बताया था एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, जिनके पास हेमी एसिटेल लिंकेज प्रेजेंट होते हैं वो टीआर के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। टीआर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है। अरे बोलो, तो इसके पास हेमी एसिटेल लिंकेज प्रेजेंट है तो ये तो कैसी शुगर मानी जाएगी, रिड्यूसिंग शुगर मानी जाएगी, जो टीआर के साथ पॉजिटिव टेस्ट भी देगी। इसके पास भी हेमी एसिटेल लिंकेज है, OH और OR, हेमी एसिटेल इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास भी हेमी एसिटेल प्रेजेंट है, हेमी एसिटेल प्रेजेंट। इसके पास बताओ, इस कार्बन पे O और R है और दूसरा भी क्या है, O और इसको R मान लेते हैं, OR मान लेते हैं इसको, तो बेटा इसके पास हेमी एसिटेल एब्सेंट। तो हेमी एसिटेल जिसके पास एब्सेंट होता है वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसके पास भी हेमी एसिटेल प्रेजेंट है, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हेमी एसिटेल प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग होगा और एब्सेंट है तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। क्यों भाई। अगला क्वेश्चन, CHO आपको दे रखा है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है बेटा, CHOH। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, CH2OH। इसकी रिएक्शन करानी है KCN के साथ और HCl की प्रेजेंस में, साइनोहाइड्रीन बनेगा। HCN का एडिशन करवाते थे, अरे बोलो, तो CN माइनस भी है, H भी है, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन। कैसे बनाओगे, पाई को ब्रेक करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे CN माइनस अटैक कर देगा, क्या बनेगा बेटा, CHO माइनस, ये हो गया CN, CHOH, CHOH, CH2OH। इसकी रिएक्शन किससे करने के लिए बोला है, अभी तो H प्लस भी तो आएगा, HCl का H प्लस,
तो H प्लस यहां चला जाएगा, CHOH CN, अब बन गया साइनोहाइड्रीन। आगे क्या कहा है बेटा उसने? आगे कहा है H2PDBSO4 के साथ रिएक्शन करानी है। H2PDBSO4, BSO4 जो है एंटी कैटलिस्ट है, जो पीडी की पावर को कम कर देगा। तो वो क्या करेगा बेटा, इस साइनाइड का, जो यहां साइनाइड था, इसके कंप्लीट की बजाय उसका पार्शियल रिडक्शन होगा। किसका? साइनाइड का। क्यों? क्योंकि आपने क्या मिला रखा है? एंटी कैटलिस्ट। अरे बोलो, BSO4 पीडी की पावर को कम कर देगा, तो मैं साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर पाऊंगा, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल में कितने एच खर्च होते हैं? 2। एक एच इसको देंगे, एक एच इसको देंगे। कंप्लीट होता तो 2 इसको देते, 2 उसको देते। क्यों भाई? तो सर आप पार्शियल क्यों कर रहे हो? जानबूझ के कर रहा हूं या मजबूरी है? मजबूरी है भाई, भावनाओं को समझें। CHOH, ऐसे कितने CHOH हैं? 3, होल थ्राइस CH2OH। अरे इन तीनों को एक साथ लिख दिया। आगे क्या कहा है? हाइड्रोलाइसिस। याद करो, C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ाया था। हाँ, C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलाइसिस जब भी करेंगे तो इस तरीके से। अरे बोलो, C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से करेंगे कि लेस EN को ऑक्सीजन मिले, मोर EN को दोनों हाइड्रोजन। डायरेक्ट कर देते हैं, हालांकि मैकेनिज्म ऐसा नहीं कहती, बट आंसर सही आता है। लेस EN को ऑक्सीजन, मोर EN को दोनों हाइड्रोजन। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? CHOH का होल थ्राइस CH2OH माइनस NH3। अरे बोलो, कोई ऑप्शन है ऐसा? CHOH होल थ्राइस CH2OH। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। अरे बोलो, कुल मिला के सिंपल सी बात थी। KCN प्लस HCl की हेल्प से पहले क्या बनाना है? एक कार्बन पे OH और CN आ जाएगा तो क्या बोल देंगे? साइनोहाइड्रीन। फिर BSO4 दिया था एंटी कैटलिस्ट, तो उसने पीडी की पावर को कम कर दिया, तो इसका पार्शियल रिडक्शन कराया। एक एच इसको दिया, एक एच इसको दिया, इमीन बनेगा। C डबल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं? इमीन। इमीन का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मोर EN को दोनों H देते हैं, लेस EN को ऑक्सीजन देते हैं। डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्यों भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोनिक एसिड इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है। क्यों? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बता दो, चलो वो तो पता होगी। CHO, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH। ये किसकी स्ट्रक्चर है? अरे बोलो, डी ग्लूकोज की, है ना? इसकी रिएक्शन कराई जाए Br2 प्लस H2O। Br2 प्लस H2O वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अरे बोलो, जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। COH, HOH, OHH, HOH। नोट्स खोल के आप बैठ सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड है, उसके ऑक्सीडाइज होने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं फ्रक्टोज लेता और उसमें Br2 प्लस H2O मिलाता, तो वो फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो यानी कि Br2 प्लस H2O की हेल्प से ग्लूकोज फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। हालांकि फ्रक्टोज की क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है, ये तो अपन रिवीजन कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं कि अगर फ्रक्टोज होता तो वो Br2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि फ्रक्टोज में मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं होगा। और Br2 प्लस H2O एक वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक भी क्या लिखा है? वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा।
तो फ्रक्टोज के साथ Br2+H2 रिएक्शन नहीं करता, बट ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। तो इस बिहाफ पर मैं ग्लूकोज फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट भी कर सकता हूं। आगे बनाइए, आगे चलिएगा। टोलिन रिएजेंट मिलाएंगे तो टोलिन भी वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये भी ग्लूकोनिक एसिड ही देगा, सेम आंसर आएगा ऊपर की तरह। CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा COH में। FS फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देगा क्योंकि एल्डिहाइड है भाई, एल्डिहाइड तो TR के साथ और FS के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। एल्डिहाइड TR के साथ और FS के साथ दोनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो यहां पे भी ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैं इसमें HNO3 मिलाता हूं, कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाता हूं, आपको याद हो तो एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। हालांकि HNO3 एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बीच वाले 2 डिग्री अल्कोहल उनको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, मतलब कहां पे रिएक्शन रोकी जा सकती है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी इजीली हो जाएगा, बट 2 डिग्री अल्कोहल का नहीं हो पाएगा। अरे बोलो, तो रिएक्शन को रोका जा सकता है कहां पर? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में, नाम है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में। 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग मिलाते हैं तो सीधा क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड। अरे बोलो, ये पूछा था कि किसमें ग्लूकोनिक एसिड नहीं बनेगा, ग्लूकोज की HNO3 के साथ कराएंगे तो सैक्रिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कंपैरेटिवली स्लो ऑक्सीडाइज होता है, तो वो रोक देगा रिएक्शन को बीच में ही। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है ना, चलो नहीं मैं तो कंसंट्रेट HNO3 और ज्यादा मिला दूं तो उसको भी कर देगा, बट भाई NCERT में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की चर्चा है। क्यों? क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर आपको बताने हैं। बताइए ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर क्या है। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और कौन से वाला? एल्डोहेक्सोज। 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, जिसमें एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन का, और एल्डो का मतलब एल्डिहाइड उसका मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो 2 2 4 1 5 1 6 कार्बन, एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप, और बाकी क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। अरे बोलो, ग्लूकोज आर पॉलीहाइड्रोक्सी विद CHO ग्रुप। क्यों भाई? तो बताइएगा कितने कारियल कार्बन है इसके पास? एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर टोटल आइसोमर कितने बनेंगे बेटा? 2 की पावर n 2 की पावर 4 16। क्यों भाई? अरे बोलो, बना लेंगे अपन इस तरीके से। इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर किसको बोलते हैं? सुक्रोज को। क्यों बोलते हैं इनवर्ट शुगर? क्यों बोलते हैं? सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11 सुक्रोज। अगर सुक्रोज का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करें तो वो चेंज हो जाता है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में। हाँ, इसका स्पेसिफिक रोटेशन, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है किसमें होता है? पॉजिटिव साइन होता है उसका। अरे बोलो, लेकिन बाद में ओवरऑल जो स्पेसिफिक रोटेशन इन दोनों का आता है
ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो नेगेटिव में होता, विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। अरे बोलो, तो यही तो रीजन है कि सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बोला जाता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक रोटेशन पहले पॉजिटिव होता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद इन दोनों का अगर स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व किया जाए तो ओवरऑल इसका नेगेटिव में आता है, लगभग 40 के आसपास। ओवरऑल नेगेटिव कितना आता है? लगभग 40 के आसपास। नोट्स में लिखा हुआ होगा। अरे बोलो, नियर अबाउट हमने बोला। तो स्पेसिफिक रोटेशन प्लस से माइनस हो जाता है, इसीलिए सुक्रोज को क्या बोला जाता है? इनवर्ट शुगर। और इसका एक केन शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं। तो बताइएगा इनवर्ट शुगर के अंदर क्या क्या होता है बेटा? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अरे बोलो, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज ही तो होता है उसके अंदर। ए डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, डाइसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेंगे? डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराओ तो भाई दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम बनेंगे कि डिफरेंट? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे दो बनते हैं, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। ऐसे ही अगर मैं माल्टोज ले लूं तो माल्टोज में क्या बनता है? डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज। अरे बोलो, ऐसे ही बेटा मैं एक और ले लेता हूं, लैक्टोज। लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, क्या क्या होता है? डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। सही बोले ना तुमने? अरे बोलो, तो बताइए, तो डाइसैकेराइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो दोनों यूनिट सेम भी आ सकती हैं, अलग अलग भी आ सकती हैं। तो आंसर आ जाएगा डी, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड। क्यों? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बनने वाले सैकेराइड्स। अगला क्वेश्चन, सॉर्बिटॉल इज ऑब्टेन्ड। देखिएगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि सॉर्बिटॉल की स्ट्रक्चर होती क्या है, तो आराम से आंसर आ जाएगा। अगर मुझे ये पता हो कि सॉर्बिटॉल की स्ट्रक्चर ये होती है तो आंसर भी आसानी से आ जाएगा। देखो, वही पूछना चाहता है कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? सॉर्बिटॉल, या किसमें नहीं बनेगा? ग्लूकोज से क्या बनाना चाहता है? सॉर्बिटॉल। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बोलो, CHO, CHO, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH। किसकी पिक्चर है बेटा ये? डी ग्लूकोज। इससे मुझे क्या बनाना है? सॉर्बिटॉल। और सॉर्बिटॉल ये होता है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर आप मुझे बताना कि क्या यूज करना चाहिए। ऐसे भी लिख सकता हूं, CHO, CHOH, होल कितना कर दूं इसको? 4CH2। ग्लूकोज है। अब मैंने डी नहीं बनाया, उसने नॉर्मल ग्लूकोज दिया है, डी नहीं दिया ना, ठीक है, तो नॉर्मल कर देता हूं, CH2OH। अरे उसने मार्किंग नहीं की कि डी बनाना है कि कौन सा, ठीक है। और ये है सॉर्बिटॉल। बोलो, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल बनाना है, NaBH4 के साथ रिडक्शन करा दो, क्लास नोट्स में करवा रखा है, ग्लूकोज का रिडक्शन पढ़ा रखा है। किसके साथ? NaBH4। NaBH4 इसका रिडक्शन करेगा, एक H इसको देंगे, एक H इसको देंगे, तो ये बन जाएगा जिसको सॉर्बिटॉल बोलते हैं। अरे बोलो, तो बताइए सॉर्बिटॉल किस में बन जाएगा? सेकंड में। अरे क्लास नोट्स में करा रखी है, ग्लूकोज की रिएक्शन NaBH4 के साथ, जो प्रोडक्ट बनेगा उसी का नाम क्या है? सॉर्बिट।
नाम नहीं लिखा हुआ तो नाम लिख लो, सॉर्बिटॉल, है ना। ग्लूकोज की रिएक्शन NaBH4 के साथ क्लास नोट्स में करा रखी है, बनने वाले प्रोडक्ट का नाम सॉर्बिटॉल है। मैनोज की रिएक्शन अगर मैं NaBH4 के साथ कराता तो बनने वाले का नाम मैनीटॉल होता। सॉर्बिटॉल, मैनीटॉल ऐसे होते हैं ना। अरे ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल बनता है। चलो अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को सॉर्बिटॉल से मतलब। क्यों भाई, अपने सिलेबस में उतना ही है, फालतू में क्यों तनाव पालें, वैसे जीवन में बहुत तनाव है। क्यों भाई, हाँ, दी हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूरा देश अपन ही चला रहे हैं यहीं से बैठ करके, प्रधानमंत्री कार्यालय में तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों भाई, अपन ही तो चला रहे हैं पूरे देश को यहाँ बैठे बैठे, है ना। बहुत जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, सबके ऊपर। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड, ये सबको पता होगा बायोलॉजी के अंदर। बताइए क्या आंसर आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी करवा दोगे। चलो विटामिन B1 का नाम बताओ, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थाइमीन। अरे बोलो। और विटामिन C को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। मैच करके देखो, B1 को थाइमीन दे रखा है क्या, फर्स्ट सेकंड से मैच होगा, फर्स्ट सेकंड से। एक ही ऑप्शन है क्या है, हाँ तो यही आंसर है फिर। क्यों भाई, B1 को क्या बोलते हैं, थाइमीन, और C को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैच कर लेना, ये तो याद होना चाहिए, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगला क्वेश्चन, द विटामिन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन अलोंग विथ फैट। बताइए फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, कीड़ा, याद है क्या आपको, कीड़ा, ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। अरे बोलो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या है, फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, बी और सी, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, B12। अरे बोलो, फैट सोल्यूबल कीड़ा, वाटर सोल्यूबल बी एंड सी, एक्सेप्शन B12। अरे बोलो, बताइए। तो जिसमें बी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ये तो वाटर सोल्यूबल है, ए और डी। क्यों भाई, ए और डी कर लेंगे। डी ग्लूकोज की रिएक्शन आपको करानी है HiO4 के साथ, क्लास नोट्स में करा रखी है। डी ग्लूकोज CHO, HOH, OHH, HOH, CH2H, HiO4 के साथ। HiO4 की कंडीशन बताओ, HiO4 CC बॉन्ड का क्लीवेज करता है। अरे बोलो, HiO4 एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CC बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आता है। बट ये CC बॉन्ड को कब ब्रेक करता है, जब दो OH एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो CC बॉन्ड को तोड़ देता है, या एक तरफ तो OH लगा हो, एक तरफ CO ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन लगा हो, तो भी वो इस CC बॉन्ड को तोड़ देता है। HiO4 CC बॉन्ड को कब तोड़ेगा, जब दो OH 1,2 पोजीशन पे होते हैं, या OH और एल्डिहाइड कीटोन आपस में 1,2 पोजीशन पे होते हैं, तो ये CC बॉन्ड को तोड़ता है। पढ़ा रखा है क्लास नोट्स में। अरे बोलो, हाँ, OH और NH2 तो भी तोड़ देता है। 3 कंडीशन लिखा रखी है ना, कितनी कंडीशन लिखा रखी है, 3 क्या क्या है, OH, दो OH 1,2 पोजीशन पे तो CC बॉन्ड टूटेगा, OH और एल्डिहाइड कीटोन 1,2 पे तो CC बॉन्ड टूटेगा, OH और NH2 1,2 पे तो भी CC बॉन्ड टूटता है। अरे बोलो, तो बताइए, OH और CHO 1,2 पोजीशन पे है, दो OH 1,2 पोजीशन पे है,
आपस में, दो OH 1,2 पोजीशन पे है, दो OH 1,2 पोजीशन पे है, ये दो OH भी 1,2 पोजीशन पे हैं, तो कितने कट लगेंगे? 1 2 3 4 5 कट लगेंगे। वर्किंग कैसी है? कट लगने के बाद जिसको जितनी वैलेंसी का लॉस होगा उसको उतने ही OH की सप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे CHO है, यहां कट लगने के बाद इसको एक वैलेंसी का लॉस होगा, तो इसको एक OH की सप्लाई कर दो। अरे बोलो, आगे चलो। HCOH, HCOH, बताइए इसको कितनी वैलेंसी का लॉस होगा? एक कट ऊपर की तरफ, एक कट नीचे की तरफ, तो दो वैलेंसी का लॉस हुआ, तो दो OH की सप्लाई कर लो। मैंने कहा HiO4 का काम करने का तरीका है, CC बॉन्ड के कट लगने के बाद जिसको जितनी वैलेंसी का नुकसान हो जाए उसको उतने OH दे दिए जाएं। सेम कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप अनस्टेबल होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। अरे बोलो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ऐसे कितने सेट होंगे? 1 2 3 4, 4 लोग ऐसे हैं जिनको दो वैलेंसी का नुकसान है, इसको भी दो वैलेंसी का, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो ऐसे कितने सेट बनेंगे? 4। क्यों? अब एक बंदा बच गया, कौन से वाला? लास्ट वाला, CH2OH। इसको कितने कट लगा है? एक वैलेंसी का लॉस हुआ है, एक OH की सप्लाई कर देंगे। सेम कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर करेंगे, क्या बचेगा? CH2O, CH2O लिख दो या SCHO। अरे बोलो, कितने फॉर्मिक एसिड बने? HCOOH, एक फॉर्मिक एसिड ये रहा, 4 ये रहे, 5, और एक बना एल्डिहाइड। ऑप्शन बोलो, 5 फॉर्मिक एसिड बनेंगे, 5 फॉर्मिक एसिड और एक फॉर्मेल्डिहाइड, करा रखिए क्लास नोट्स में। अरे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग विटामिन्स विद देयर डेफिशिएंसी। विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? तो भाई याद होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। अरे बोलो, विटामिन ए से, ए की डेफिशिएंसी है तो जेरोप्थेल्मिया। अरे बोलो, विटामिन B12, विटामिन B12 एनीमिया, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन के इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। बताओ मैच करके, ऑप्शन ढूंढो, हैं? सारे सही मैच करना। मोनिका देख रही है कि मेरा नंबर, तो मैं तो नहीं बोलूंगी सर। हाँ बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन है? थर्ड पक्का? ए मैच हो रहा है सेकंड से, ए हो रहा है सेकंड से, और ये बी वाला मैच हो रहा है 4 से, सी वाला मैच हो रहा है फर्स्ट से, डी वाला मैच हो रहा है थर्ड से। बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन। क्यों भाई? अगला क्वेश्चन देखो, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का हेमी एसिटिल फॉर्म बनाना है या फिर साइक्लिक फॉर्म बना दो, एक ही बात है। किस किस के बीच में बनता है ग्लूकोज का हेमी एसिटेल? अरे कुछ नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज का जब हेमी एसिटेल बनाते हैं तो किस किस के बीच में बनता है, जरा बताना। याद दिलाता हूं तुम, CHO, शक्ति याद दिलाता हूं तुमको, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2। किसकी पिक्चर है ये? डी ग्लूकोज। हेमी एसिटेल बनाओ, तो हेमी एसिटेल बनाना है तो ग्लूकोज के एल्डिहाइड की रिएक्शन एक बार अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में करानी पड़ेगी। एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ड्राई HCl की प्रेजेंस में एक बार अल्कोहल के साथ करा दी जाए तो हेमी एसिटेल बनता है, 2 बार कराते हैं तो एसिटेल। हमसे क्या पूछा है? हेमी एसिटेल। तो बताइए कैसे बनाएंगे, किस किस के बीच में रिएक्शन करानी है? एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में एसिडिक मीडियम के अंदर।
तो H+ आएगा। पहले याद करो अपनी शक्ति, पढ़ा रखा है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। फड़फड़ाओ। मोरियन पे पॉजिटिव, अनस्टेबल, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के ऊपर अटैकिंग स्पीसीज दो अटैक करती है, प्लेन के ऊपर से भी और प्लेन के नीचे से भी। ये OH प्लेन के ऊपर से भी जाके अटैक कर सकता है, नीचे से भी जाके अटैक कर सकता है। अरे बोलो, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन। बताइए इसी OH को यूज क्यों किया? इस OH के लोन पेयर, इस OH और इस OH के लोन पेयर से इस OH के लोन पेयर रिपल्शन फील कर रहे होंगे। ये जो OH है इसके ऊपर भी OH है, इस OH के नीचे भी OH है, तो इस OH के लोन पेयर को इसके और इसके दोनों के लोन पेयर से रिपल्शन मिल रहा होगा। रिपल्शन, सर इनके पास तो लोन पेयर है ना। हाँ, मैं बिंदी लिखूंगा तभी तो मानेगा। इसके लोन पेयर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लोन पेयर से रिपल्शन मिल रहा है, तो ये रिपल्शन से परेशान है, तो ये आसानी से अपने लोन पेयर दे करके अटैक कर देगा। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा मानी जाए, ये अच्छे तरीके से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अरे बोलो, अटैक जिस कार्बन पे होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो अटैक दो हो सकते हैं, प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से। अरे बोलो ना, तो दो प्रोडक्ट बनते थे। जब ये प्लेन के ऊपर से जाके अटैक करेगा तो इस OH को अंदर पुश कर देगा, और जब ये प्लेन के नीचे से जाके अटैक करेगा तो इस OH को बाहर पुश कर देगा। बोर्ड पे ये बाहर भीतर दिखाना संभव नहीं है, तो समझदारी पेश करेंगे। एक बार हम OH को राइट दिखाएंगे और एक बार लेफ्ट। ये जब प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा तो इस OH को अंदर पुश कर देगा, और ये प्लेन के अंदर से जाके अटैक करेगा तो OH को बाहर पुश कर देगा। तो ये OH एक बार बाहर होगा एक बार अंदर, लेकिन बोर्ड पे ऐसा दिखाना संभव नहीं, तो हम राइट लेफ्ट दिखाएंगे। एक बार इस OH को हम राइट कर देंगे, ऑक्सीजन ने लॉन पेयर देके अटैक किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अरे बोलो, और एक बार, ओहो आधा किलो गलती हो गई। फिर आधा किलो गलती। अरे बोलो, एक बार हमने OH को राइट दिखा दिया, एक बार हम लेफ्ट दिखा देते हैं। अरे बोलो, मोरियन पे पॉजिटिव, अनस्टेबल, H+ को बाहर कर देंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। OH राइट है तो अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। अरे बोलो, इसमें भी मोरियन पे पॉजिटिव, अनस्टेबल, H+ को बाहर कर देंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। अरे बोलो, OH राइट है तो अल्फा, OH लेफ्ट है तो बीटा। इन दोनों के बीच में और क्या क्या रिश्ता है? ये एक दूसरे की एनोमर भी कहलाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज आर ऑल्सो नोन एज एनोमर। इनको एनोमर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको एनोमर? स्टीरियोआइसोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन के ऊपर डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट के ऐसे आइसोमर को आपस में क्या बोला जाता है? एनोमर। इन दोनों पिक्चर में केवल यहीं पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। और ये कार्बन पहले क्या होता था? एल्डिहाइड होता था। तो एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन के ऊपर अगर डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिले तो ऐसी पिक्चर्स को आपस में एनोमर बोला जाता है। अरे बोलो, तो क्या पूछा है उसने? हेमी एसिटेल कहां कहां बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज क्या है? हेमी एसिटेल है। बीटा डी ग्लूकोज भी क्या है? हेमी एसिटेल ही है। अरे इस कार्बन पे OH होगा और ये H तो हट जाएगा, O और क्या हो जाएगा? R। एक कार्बन पे OH है, इसी कार्बन पे इस H के हटने के बाद O और R। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो बेसिकली क्या है?
हेमी एसिटेल है। क्या है वो? बीटा डी ग्लूकोज भी क्या है? हेमी एसिटेल। तो डी ग्लूकोज की दो हेमी एसिटेल फॉर्म होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अरे एच को तो हटा दोगे, उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा। उसमें क्या क्या होगा? एक कार्बन पे OH होगा, उसी कार्बन पे O और क्या होगा? R। तो क्या बोलेंगे उसको? हेमी एसिटेल। तो हेमी एसिटेल किसके बीच में बनेगा? C1 और C5। 1 2 3 4 5, 1 और 5, 1 2 3 4 5। नहीं, छूट गया क्या कोई काउंटिंग में? 1 2 3 4 5 6, 1 और 5। 1 किलो से ज्यादा गलती हो गई है। अरे बोलो, तो बताइए हेमी एसिटिल किसके बीच में बनेगा? 1 और 5 के बीच में। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, NaHSO3। और ऐसी सिर्फ टेस्ट भी नहीं देता ये, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिर्फ टेस्ट और ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर नोट्स में नहीं लिखी हुई तो लिख लेना। लिखी हुई है क्या? ग्लूकोज डज नॉट गिव सिर्फ टेस्ट और डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। अरे बहुत ही समझदार बच्चा हूं मैं। एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आइए। अमीनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन। अमीनो एसिड अगर ज्यूटर आयन में रहता है तो इसका मतलब क्या होगा? अमीनो एसिड क्या होता है? ये कोई अमीनो एसिड मान लेते हैं, अरे जनरल फॉर्म में मान लेते हैं कि ये कोई अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में NH2 भी होगा और CWH होगा, ये कोई अमीनो एसिड मान लेते हैं। R की जगह कुछ भी लगा होगा, मान लेते हैं, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड कौन सी फॉर्म में रहता होगा? ज्यूटर आयन में। ये बेस की तरह रोल प्ले करता होगा और ये बेटा एसिड, ये आपस में रिएक्शन कर लेते होंगे एसिड बेस। अरे बोलो, RH वो अपना H+ दे देगा, इसको NH3+ हो जाएगा और ये हो जाएगा CW-, दैट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। अरे बोलो, तो अमीनो एसिड जनरली कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ज्यूटर आयन। अमीनो एसिड में ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड अपना H+ आयन इसको दे देगा, तो ये NH3+ हो जाएगा, ये CW- हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन में क्या होगा? बेसिक CW- ग्रुप होगा और एसिडिक NH3+। ये बेसिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप। हाँ, ये H+ दे सकता है, तो ये एसिडिक हो गया और ये बेसिक। पहले ये एसिड था और ये बेस था, अब उल्टा हो गया, ये एसिड हो गया, वो बेस हो गया। समझ गए ना? अब ये तो H दे ही नहीं सकता ना, ये कैसा ग्रुप हो गया? एसिडिक। और ये क्या हो गया? बेसिक। सही बोल रहा है वो। क्यों? अमीनो एसिड में ये बेस था, ये एसिड था, लेकिन जैसे ही ज्यूटराइन बनेगा तो ये एसिडिक ग्रुप रखेगा और ये बेसिक ग्रुप रखेगा। क्यों? ये थोड़ी ना एसिड हो सकता है CW-। अरे उसके पास H+ ही नहीं है देने को। क्लियर है क्या भाई? कार्यक्रम समाप्त होता है।